नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो चार ऑप्शन है दोस्तों आपके पास: तारक केंद्र, गाल्गी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो निम्न में कौन सा सही है? तो इसमें जो दोस्तों सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं। तो निम्न तीन स्थानों पर डीएनए पाया जाता है: नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों? तो कई बार लोग नाम लेते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है ये। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी, जबकि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसको वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने लिया था। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा, खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज मिशर के द्वारा की थी, फ्रेडरिक मिशर। और जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास: माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पराक्सीसोम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट में। तो सौर ऊर्जा एटीपी में कहां पर बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। आप जानते होंगे क्लोरोप्लास्ट में जो घटनाक्रम होता है वो सौर ऊर्जा का एटीपी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोप्लास्ट जो एक कोशिकांग होता है वो प्रयोग में आता है। आप जानते होंगे इसमें जो क्लोरोफिल है उस यह प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल एक प्रोटीन होता है जो कि इसके अंदर पाया जाता है और यह पौधों में भोजन बनाने में सहायक होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रायस लघुतम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो इसका सही आंसर है विषाणु जो भी वायरस होते हैं आपके सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो जो वायरस होते हैं वो सम एकल तंतु आरएनए से बने होते हैं। आप जानते होंगे कि जो पादप विषाणु होते हैं वो अविकल्पी परजीवी होते हैं, जो कि सिर्फ जो होस्ट कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। और इनके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? इनके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि डबल स्ट्रैंड होता है या सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो साधारण मानव में दोस्तों 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 जोड़ों के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आप जानते होंगे पुरुषों में जो गुणसूत्र होता है वो 44 + XY होता है फार्मूला, और महिलाओं में 44 + XX। तो जो बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुषों के गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, जो बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुषों के गुणसूत्र के माध्यम से होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो दोस्तों 23 जोड़े पाए जाते हैं, अभी आपने पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। चार ऑप्शन है: अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन और बहुगुणसूत्र। तो जो जीवों में डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका कारण है उत्परिवर्तन। ठीक है, प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप जो दिया गया है उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, आप जानते होंगे। साथ ही साथ नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में जो भी नॉर्मल सा चेंज होता है उसके उपरांत नए जीन बनते हैं। ठीक है, तो जब जीनों में कोई
सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो उससे नए जीव बनते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? 4 ऑप्शन है, बंदर, चीता, तितली और छिपकली। तो दोस्तों छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। आप जानते होंगे छिपकली सहित ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनमें लिंग का निर्धारण गुणसूत्र नहीं करते हैं। ठीक है, छिपकली किस वर्ग में आती है? सरीसृप वर्ग में आती है। हम जानते हैं क्योंकि कई ऐसे वर्ग होते हैं या कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनके लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप के द्वारा होता है। तो छिपकली में जो लिंग का निर्धारण है दोस्तों वो पर्यावरणीय ताप के आधार पर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? कौन कौन ऑप्शन है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कोशिका भित्ति। आप जानते होंगे सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है किंतु सेल मेम्ब्रेन का जंतु कोशिकाओं में अभाव होता है। आप जानते होंगे हरे पौधे सेल्यूलोज से बने होते हैं, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अभी जो पिछला प्रश्न हमने किया है उसी का यह आधार है। तो दोस्तों सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का। ठीक है दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है वो जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती जबकि यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया दोबारा दोस्तों। कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो इसका भी सही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या दोनों ए और बी से। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। जो बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण होता है दोस्तों ये प्रोटीन से बना होता है और जो मध्य वाला आवरण होता है ये लिपिड से बना होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो वाल होती है उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दोस्तों काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है तिल्ली। तो तिल्ली में आप जानते होंगे लसिका कोशिकाएं जो होती हैं वो WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इनका निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तिल्ली में होता है। तिल्ली के सिवाय और किन स्थानों पर इसका निर्माण होता है? तो दोस्तों इनका निर्माण लसिका ग्रंथियों में होता है, लसिका ग्रंथियों में, साथ ही साथ अस्थि मज्जा में भी और थाइमस ग्रंथि। दोस्तों याद रखिएगा 3 स्थानों पर होता है लसिका ग्रंथियों का, तिल्ली, अस्थि मज्जा और थाइमस। और ये कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों लसिका ग्रंथियां? तो यह 2 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, पढ़िए उनको। 20 फुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र। सेकंड ऑप्शन है स्तंभ कोशिकाएं 20 फुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं।
थर्ड ऑप्शन है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को सृजित किया है। तो इनमें से कौन कौन से कथन, दोस्तों यहाँ पर सृजन थोड़ा सा मिस है, तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही आंसर है कथन 3 और 4। कथन 3 क्या है? स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ये केवल भ्रूणों में पाई जाती हैं। तो इसका जो असत्य कथन है हमें दोस्तों ढूंढना है किसके बारे में? स्तंभ कोशिकाओं के बारे में। स्तंभ कोशिकाएं एक विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं और दोस्तों इनमें स्वतः विभाजन होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? स्वयं गुणन कर सकती हैं। यह स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इसमें असत्य पूछा है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं होगा। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन वैसे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, किंतु यह स्टेटमेंट स्तंभ कोशिका के बारे में सही है। और थर्ड क्या है दोस्तों? सेकंड क्या है? ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत का कार्य भी करती हैं। ये स्टेटमेंट तो स्तंभ कोशिका के बारे में सही है, किंतु यह कथन यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में असत्य, तो यह असत्य नहीं है, सत्य है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, तो स्तंभ कोशिकाएं दोस्तों भ्रूण में नहीं पाई जाती, केवल ये अन्य स्थानों पर भी पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका ये ऑप्शन, प्रश्न का जो असत्य ऑप्शन है वो है ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। 4 ऑप्शन है एप्टॉप्सिस, काल प्रभावन, अपहासन और ऊतकक्षय। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एप्टॉप्सिस। इसे हम जो प्रकमित कोशिका मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, में कोशिकी और जो आणविक नियंत्रण होता है उसे हम एप्टॉप्सिस कहते हैं। या दोस्तों जो भी एम्ब्रियो होते हैं, जो भी भ्रूणीय विकास होता है इसका, और अंगों के प्रति विकास के समय पर होता है। ध्यान रखिएगा किस समय पर यह घटनाक्रम होता है? तो भ्रूणीय विकास जब होता है तब यह घटनाक्रम होता है, और जब अंगों के प्रति विकास के समय पर भी यह घटनाक्रम होता है। भ्रूणीय विकास और अंगों के प्रति विकास के समय पर प्रकमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण होते हैं, जिसे हम एप्टॉप्सिस कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। 4 ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, केप्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला या फोर्थ जल अपघटन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केप्स चक्र। आप जानते होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद दोस्तों कौन सा है? तो यह है केप्स चक्र। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोस्तों हम कहते हैं श्वसन तंत्र में अधिकतम जो एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है वो है केप्स चक्र। एटीपी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो एटीपी को हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह चक्र दोस्तों कहाँ पाया जाता है? यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ही यह चक्र होता है। तो केप्स चक्र दोस्तों कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? तो इसकी खोज हैंस क्रेब्स के द्वारा की गई थी। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।